वेलकम कैसन बा गुड बा। अरे मजाक कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न करो क्लास 9 to 12। नई शर्ट है, नया मौका है, नई क्लास है और नया सब्जेक्ट है, नया कोर्स है। आज हम स्टार्ट करने वाले बिजनेस स्टडीज क्लास 12। बहुत टाइम से इंतजार हो रहा था। प्रॉमिस करता हूँ आप सबको 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स करवा देंगे आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का। घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स आप सबका वेट कर रहे हैं, क्विज़ेस आप सबका वेट कर रहे हैं। मैं आपका मेंटर, आपका एजुकेटर, फाउंडर एट लर्न करो, आप सबकी हेल्प करने आया हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि सभी कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को और जितने भी 9-10th में हमारे बच्चे हैं, हम सबको जितनी मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन है सारी प्रोवाइड कर सकें। यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो, प्लीज सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसके मैं पर्क्स बता रहा हूं क्या है। जितने भी हम लेसन्स यहाँ पे बना रहे हैं उसका डिटेल्ड वर्जन, डिटेल्ड नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं। देखो यार, हमारे साथ बहुत बार क्या होता है, कंसंट्रेशन लगाने में बहुत दिक्कत होती है। यूट्यूब पे साइड में बहुत सारे सजेशंस आ रहे होते हैं, तो ये जितनी भी वीडियोस का कंपाइलेशन है सारा सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, नोट्स, डिटेल नोट्स। सिर्फ ये नहीं जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इसके बियॉन्ड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर्स सारे आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज डाउनलोड कर लो। क्लासेस नोटिफिकेशन, ये क्लास अभी यहाँ हो रही है, ये लोगों को पहले ही पता लग चुका है। क्लासेस नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे आपको वहां पे। डेली क्विज आपको मिल जाएंगे और ऑल वीडियो लेक्चर्स अभी मैंने बताया, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी नहीं करी है डाउनलोड एप्लीकेशन तो प्लीज जाके कर लो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली बिजनेस। बहुत टाइम हो रहा था, सितंबर स्टार्ट हो गया है। 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर हम ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे। प्री बोर्ड्स के लिए ऑल सेट है हम, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब आप एप्लीकेशन पे जाओ आपको पेड कोर्सेज भी मिलेंगे, अनपेड कोर्सेज भी, जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी मिलेंगे और सब आपको मटेरियल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। काफी डिटेल हो गई, ये हमने समझ लिया है। क्लास 11-12 सारा स्टार्ट हो चुका है, कॉमर्स से रिलेटेड। आर्ट्स भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज। देखो यार, बिजनेस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो लोग समझते हैं ये बहुत क्रैम करने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। समझो इसको, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से लेके चलो। अपनी दुकान का एग्जांपल लो, अगर पापा की दुकान है उनका एग्जांपल लो, पापा का ऑफिस है, मम्मी किसी ऑफिस में काम करते हैं उनका एग्जांपल लो। बहुत जल्दी समझ आएगा, एकदम समझ आएगा। हाँ, एक रियल टाइम एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, एक रियल टाइम एग्जांपल के बारे में हम सोच सकते हैं, तो बिजनेस स्टडीज बहुत आसान लगने लग जाएगी। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कोर्स आउटलाइन इसलिए यहां रखी है क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए जानने के लिए कि किस टॉपिक में हमें कितना टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर में से 12 मार्क्स का आ रहा है तो हमें समझना है कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद रखना, बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स की दोनों की तैयारी हम यहां से लेके चल रहे हैं। हमारा मोटिव है 100 out of 100। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारा पार्ट ए स्टार्ट होने वाला है। और हम ध्यान से सुनो इसको, बात को, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से आज स्टार्ट करेंगे। इसके अराउंड 2-3 वीडियो लेक्चर्स में हम ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आप ये मान के चलो कि 8 मार्क्स, 10 मार्क्स हमारे 3 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। एवरी ऑल्टरनेटिव डे आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी। नोट्स हर दिन अपडेट होते हैं, तो प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको मजा आ जाएगा। स्टार्ट करें। ओके, हियर वी बिगिन। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले यार इस पूरे चैप्टर का मतलब समझो। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसी यूनिवर्सल चीज है, इनफैक्ट मैनेजमेंट का एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज ऑल परवेसिव। हर जगह आप मैनेजमेंट देखोगे। आपकी मम्मी आपकी काम वालियों को मैनेज करती हैं, आपके पापा दुकान के लड़कों को मैनेज करते हैं, आप अपने होमवर्क मैनेज करते हो। देखते हो ना, प्रायोरिटी बनाते हो ना कि ठीक है मेरे को 3 सब्जेक्ट का होमवर्क मिल रखा है, मुझे पहले सब्जेक्ट का होमवर्क किसमें करना है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुला रही है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बुला रहा है, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, तो मेरे को इन दोनों में से किसके साथ जाना है। ये मैनेजमेंट ही तो है। चीजों को प्रायोरिटाइज करना, ये इंश्योर करना कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो कोई चीज करके, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन
एनसीईआरटी के थ्रू जरूर पढ़ेंगे, बट बहुत सिंपल टर्म्स में मैनेजमेंट ये है कि आप चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हो। वो चीज सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं है, आपके वर्क रिलेटेड है, आपके घर के काम रिलेटेड है, आपके होमवर्क रिलेटेड है, आपकी जो भी लाइफ में हैपनिंग चल रही है इस समय, वो सब मैनेजमेंट का एक पार्ट है। आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी समय मैनेज कर रहे होते हो। इस समय आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? अभी आप ये टाइम ये वीडियो देखने में लगा रहे हो, इसका मतलब ये है अभी आप कुछ और काम नहीं कर रहे, तो किसी काम को साइड में रख के ये काम कर रहे हो ना, इसी चीज को तो मैनेज करना कहते हैं। और भी बहुत तरीके हैं मैनेजमेंट को रियल टर्म्स में समझने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक में हम सीखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, हमारे 11th में भी आया था, 12th में भी आएगा, पूरी लाइफ भर रहेगा। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी आज भी याद है, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, आज भी याद है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, जिंदगी भर याद रहने वाला है। रुको, ध्यान से सुनो। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हम करेंगे। इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, मैनेजमेंट का सबसे पहले तो एक बात सुनो, मैनेजमेंट ये नहीं है, देखो ये क्या कर रहा है बंदा, ये सब कुछ खुद ही करे जा रहा है, फोन भी खुद कर रहा है, अपना लैपटॉप भी खुद चला रहा है, टाइम भी खुद देख रहा है, फिर किसी को कैलकुलेटर भी खुद ही यूज कर रहा है। आप समझ रहे हो? ये मैनेजमेंट नहीं है। अभी भले ही आप एज अ स्टूडेंट ऐसे मैनेज कर रहे हो कि आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, बट जब आप बड़े होगे, जब आपको बिजनेस करना आ जाएगा, जब आप किसी जगह जॉब कर रहे होगे, आप समझोगे यू हैव टू वर्क इन अ टीम। और एक मैनेजमेंट का एक बेसिक क्राइटेरिया यही है कि यू नीड अ टीम टू वर्क अपॉन। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो यार, ये बोल रहा है व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। जितने भी मैंने रेड से लिख रखी है लैंग्वेज, उन सबको आपको नोट करना है, रजिस्टर लेके बैठो। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, मतलब इट्स नॉट एन इवेंट कि अभी शादी है खत्म हो गई, या मैंने अभी कुछ मेरे को लेने जाना है पाव भाजी, मैंने पाव भाजी ली और खत्म हो गई। नहीं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा चलता रहेगा। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर टास्क नहीं है, एक पर्टिकुलर चीज नहीं है जो मैंने खरीद के छोड़ दी। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। अभी हमने बात करी मैनेजमेंट मतलब आप किसी चीज को करवा रहे हो या कर रहे हो, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर रहे हो किसी चीज को करने में, तो वो है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये डेफिनेशन लिख के आओगे मजा आ जाएगा, फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। सुनो, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस of getting things done to achieve those goals efficiently and effectively. हो गई learn, perfect. Management aims at each employee's efforts towards achieving a common objective. एक यार मैनेजमेंट का मतलब ये है हम सब इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक बंदा काम नहीं कर रहा, टीम में काम कर रहा है, पर वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? वो एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। कोई कंपनी ऑपरेट करती है अपना प्रोडक्शन के लिए कि उसे कोई गुड बेचना है, उसे अपना माल बेचना है। एप्पल, सैमसंग, नोकिया, ये सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं। ये सब अपने एम्प्लॉयज को एक गोल देती हैं कि आपका गोल है कि हमें इस ईयर के एंड में अपनी कंपनी को एक सर्टेन लेवल तक लेके जाना है। तो वो क्या है? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, बट उनको दिमाग में ये जरूर पता होता है कि उनका एंड गोल क्या है। हमने गोल की बात यहां भी सुनी, यहां भी लिखा हुआ है गोल। आप समझ गए मेरी बात? यहां भी लिखा हुआ है गोल। गोल हमें अचीव करना है, एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है, और वो गोल क्या है? वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब जैसे प्रोसेस का एग्जांपल मैंने ये दिया हुआ है, ये एक प्रोसेस है, ये इवेंट नहीं है। पैनकेक बनना इट इज अ प्रोसेस। ये नहीं पैनकेक आया बन गया, 2 सेकंड लगे बन गया, नहीं। पहले अंडा आएगा, कटेगा, फिर वो मैश होगा, फिर वो फ्राई पैन के ऊपर जाएगा, फ्राई पैन के ऊपर फिर बेक होगा, फिर वो ओवर कुक ना हो ना अंडर कुक हो, बिल्कुल सही कुक हो, तो उसको ही प्रोसेस बोलते हैं। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। समझ आ गई बात? अच्छी विजुअलाइजेशन है, परफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की डेफिनेशन की। देखो यार, ये सब जो मैं करवा रहा हूं अगर थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस बेसिकली फंक्शंस को बोलते हैं। कौन से फंक्शंस को बोलते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी के अभी अपनी बुक खोलो और उसका इंडेक्स पढ़ो, आपको ये 5 के 5 फंक्शंस दिख जाएंगे। इसी को प्रोसेस बोलते हैं। आपको प्लान करना है,
आपको ऑर्गेनाइज करना है, यू हैव टू मैनेज द स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कितने एम्प्लॉयज आपके अंडर होने वाले हैं या कितने बंदे आप रिक्रूट करोगे। डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करो, उनको एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाओ। और कंट्रोलिंग कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको ठीक कैसे करूं। इनको हम प्रोसेस की डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन कौन कौन से हैं? ये 5 फंक्शन है। परफेक्ट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए, विच इज इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। पहले नॉर्मल की टर्म्स, यहां पे एनसीईआरटी बोल रहा है फॉर मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक हो गया दूसरा नहीं हो पाया। आपको गुड मैनेजमेंट रखने के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, इफेक्टिव भी होना है, एफिशिएंट भी होना है। Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin. They are two sides of the same coin. They complement each other. They are interrelated. अभी तक हमने ये समझा, efficiency होना और effectiveness ना होना नहीं चलेगा, दोनों साथ होना जरूर चलेगा। They are two sides of the same coin, and it is important for a good management to be both efficient and effective. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ गए हैं यहां पे कि देखो यार, ये ग्राफ समझो, ये एक छोटी सी पिक्चर है और इसको ध्यान से समझो। ऐसा क्यों नहीं है कि इफेक्टिवनेस के बाद सीधा प्रोडक्टिविटी आ गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है यहाँ पे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ करूँ। एफिशिएंसी दोबारा वर्ड यहाँ पे आ गया, आप समझोगे प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी बेसिकली ये है कि मैं बेस्ट आउटपुट जो ले सकता हूँ वो मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। मैं अपने फैक्ट्री में मैक्सिमम आउटपुट जो प्रोड्यूस हो सकता है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। वो किसके थ्रू होता है, वो क्या होता है, वो क्या फैक्टर्स जरूरी है, वो दोनों फैक्टर्स जरूरी हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ऐसा क्यों नहीं है कि इफेक्टिवनेस के बाद सीधा प्रोडक्टिविटी आ गई या एफिशिएंसी के बाद सीधा आ गई, इसके पहले ये होना क्यों जरूरी है। आप समझ रहे हो, एक साइकिल है, पहले इफेक्टिवनेस अटेन होगी फिर एफिशिएंसी अटेन होगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही हमारी प्रोडक्टिविटी अटेन होगी। आप लिख सकते हो ये फॉर्मूला, एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। ये एक चार्ट की फॉर्म में दे रखा है कि हमारा एक फ्लो है, पर आप वैसे भी लिख सकते हो एक फॉर्मूला, इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। तो अब हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट की कि भैया हमें तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ाओ, हमें ये बताओ एग्जाम में क्या आने वाला है। तो सुनो फिर एग्जाम में क्या आने वाला है। एग्जाम में इनके डिफरेंस आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके चलना। एग्जाम में इनके डिफरेंस आना बहुत ही इजी बात है, आराम से आ सकते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस बताओ, तो मैं बताता हूं डिफरेंस क्या है। आपके लिए ग्राफ है, पहले इसकी पिक्चर खींच लो। ठीक है, हो गया, इसका हमने पिक्चर ले लिया। ये रिक एंड मॉर्टी का रिक है, अगर आपने नेटफ्लिक्स पे देखा होगा तो ये बहुत स्मार्ट वर्क करता है अपने दादाजी के साथ मिलके। चलो जोक्स अपार्ट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। मुझे आज टास्क दिया गया कि मेरे को 100 बास्केट्स बनानी है, मुझे 100 टेबल बनानी है, मैंने 100 बास्केट्स और 100 टेबल आज के दिन 5 बजे तक बना दिए, तो मैं इफेक्टिव हूं। एफिशिएंसी क्या बोलिए, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क। हाँ मैंने बना दिए करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। अब फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल समझो बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे को 500 यूनिट दिए गए, ठीक है, मैंने वो बना दिए 5 बजे तक, तो मैं इफेक्टिव हूं? हाँ हूं। मुझे बजट दिया इन 500 यूनिट का, ध्यान से समझना, मुझे बजट दिया कितने रुपीस मैं खर्च कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं सिर्फ 1000 रुपए खर्च, ये मेरा बजट दे रखा है मुझे। पर मैंने 500 पीस 5 PM तक तो बना दिए, आज के 5 PM तक आई हैव मेड दीज 500 पीसेस, बट मैंने पैसे लिए 1500। तो एक बात बताओ, क्या मैं एफिशिएंट हूं? नहीं, मैं एफिशिएंट नहीं हूं, क्योंकि मैंने बजट में काम नहीं किया। जो मेरे पास रिसोर्सेज मुझे दिए हुए थे उसमें मैंने काम नहीं किया। मैं एफिशिएंट नहीं हूं। मैं इफेक्टिव जरूर हूं पर मैं एफिशिएंट नहीं हूं। पर मैनेजमेंट क्या कहती है, आपको दोनों होना है भैया। आपको 1000 रुपए दे रखे हैं तो 1000 रुपए में करना है। आपको 5 PM तक दे रखा है तो आपको 5 PM के अंदर ही रखना है। आपको 500 पीस 5 PM में बनाने हैं और 1000 रुपए के अंदर अंदर बनाने हैं। अगर ये दोनों मैं टारगेट अचीव करता हूं तो मैं इफेक्टिव भी कहलाऊंगा और एफिशिएंट भी। बहुत इजी है। इफेक्टिव, ध्यान से समझो, इफेक्टिव मतलब टास्क ऑन टाइम।
दिस इज अ टाइम एलिमेंट, ये टाइम एलिमेंट है, ये एफिशिएंसी एक कॉस्ट प्लस रिसोर्सेस एलिमेंट है कि मिनिमम रिसोर्सेज में मेरे को 1000 रुपए का टारगेट दिया है, मैंने कोई प्रोडक्ट, मेरे को बोला गया है कि मेरे को 500 प्रोडक्ट बनाने 1000 रुपए में, मैंने बना दिए 500 प्रोडक्ट 500 रुपए में, तो हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट हूं, मुझे 1000 तक का एक लिमिट दे रखा है, उससे कम में मैं बना सकता हूं, तो मैं एफिशिएंट कहलाऊंगा। 1000 में बना दिया तब भी एफिशिएंट कहलाऊंगा, 1500 में बना दिया, 1200 में बना दिया तो एफिशिएंट नहीं कहलाऊंगा, हाँ इफेक्टिव जरूर कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने टास्क टाइम पे कंप्लीट करा है। ये टाइम एलिमेंट है, ये कॉस्ट प्लस रिसोर्सेज एलिमेंट है। फिर लिखा गया इट इज कनेक्टेड विद द अचीवमेंट ऑफ द एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है भैया मुझे टास्क करके दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कितने ही पैसे लो, कितने ही रिसोर्सेज लो, चाहे 10 बंदे उस काम को कर रहे हो, बंदा हमें सिर्फ एक चाहिए काम करने के लिए, 10 बंदे कर रहे हो, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं, मेरे को काम करके दो, मेरे को एंड रिजल्ट से मतलब है। ये किसका मतलब है? इफेक्टिवनेस का। एफिशिएंसी का मतलब है कि कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए। इट इज कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। 1000 रुपए दे दिए, 500 में कमाया। एक दो बंदे को हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो, यहां पे बहुत मजा आने वाला है। ए बी, ठीक है, मैंने एक बंदा है, मैंने दोनों को कहा कि आप 1000 रुपए में एक प्रोडक्ट बनाओ। ए ने बनाया 500 रुपए में, बी ने बनाया 300 रुपए में, और दोनों ने 5 बजे ही टाइम पे खत्म किया। तो क्या दोनों इफेक्टिव हैं? हाँ दोनों इफेक्टिव हैं। दोनों में से एफिशिएंट ज्यादा कौन है? एफिशिएंट ज्यादा बी है। बी विंस। बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। व्हाई? बिकॉज उसने कम रिसोर्सेज में उतना ही मटेरियल बनाया जितना ए ने ज्यादा रिसोर्सेज में बनाया। हमें मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है। इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं। देखो यार, कॉस्ट कम लगी ना, बेनिफिट उतना ही हुआ, बेनिफिट ए से भी उतना ही हुआ, बी से भी उतना हुआ। ए ने ज्यादा रिसोर्सेज लिए, ज्यादा कॉस्ट ली, बी ने कम रिसोर्सेज लिए, कम कॉस्ट ली, तो बी ज्यादा एफिशिएंट है। अगर हम दोनों को, हमको इन दोनों से, अगर हम दोनों को इनको कंपेयर करना है तो मैं कहूंगा बी ज्यादा एफिशिएंट है। आ गई बात समझ? बहुत मजा आया समझ के? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं हमें ये बात। थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं, प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम। अगेन टाइम की बात, टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिखवाया यहाँ टाइम है, ये कॉस्ट प्लस रिसोर्सेज है, इसको तो नोट कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टू इट्स मिनिमम कॉस्ट, ये कॉस्ट है, ये टाइम है। इफेक्टिव इज इक्वल टू टाइम, एफिशिएंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस रिसोर्सेज। ए और बी का एग्जांपल याद रखना, हमेशा काम आएगा। अगर ये सेम का सेम एग्जांपल लिख भी आओगे एग्जाम में, फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जांपल्स के ऊपर दुनिया कायम है यार। स्टोरी अगर बताओगे ना किसी को, वो तुम्हारा, तुम उसका दिल जीत सकते हो, वो तुम्हें मार्क्स दे देगा बिल्कुल। स्टोरी बताओ, ए और बी थे दो आदमी, ए को दिए 500 रुपए, बी को भी दिए 500 रुपए। एक ने काम कर दिया 400 रुपए में, एक ने काम कर दिया 200 रुपए में। ज्यादा एफिशिएंट कौन है? जिसने काम किया 200 रुपए में। अगर दोनों ने 5 PM पे काम कर दिया हो तो अब बात करो कि एक ने काम किया 6 बजे और उसने लिए 200 रुपए, एक ने काम किया 5 बजे के अंदर अंदर पर उसने लिए 400 रुपए, तो मिसमैच हो गया। मिसमैच क्यों हो गया? क्योंकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का कॉम्बो चलना है। अगर 5 बजे का टाइम दिया है तो 5 बजे तक काम हो जाना चाहिए। 500 रुपए का बजट दिया है तो 500 के अंदर काम हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट सीधा ये कह रही है। चलो जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये बात समझ आ गई, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस। फिर हम आ गए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। यार मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। ये बोलता है कि मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसको ध्यान से समझते हैं, बहुत प्यार से समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब कि यार एट द एंड ऑफ द डे तो मेरे को काम ही निकालना है ना लोगों से, मैं अपने काम के लिए जाना चाहता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा ये कोट, वर्क इज वर्शिप। अगर मैं काम अच्छा नहीं करूंगा तो मेरी मैनेजमेंट बिल्कुल फ्लॉप है। वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम से ही आगे मेरे को पैसा आएगा, उस पैसे से ही मेरी ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ से ही मेरा नाम होगा, मेरी गुडविल क्रिएट होगी। मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का उसके काम से जाना जाएगा। मैनेजमेंट आपकी लाइफ में आप कितनी मेहनत कर लो, आपका काम बताएगा कि आपका रिजल्ट क्या है।
आप समझ रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये है कि आपको काम करना है। वर्क इज वर्शिप, आवर प्राइमरी टास्क इज टू वर्क। वर्क इन द सेंस जितने भी आपको टास्क मिले हैं वो सही टाइम पे अकम्प्लिश हो, सही कॉस्ट के अंदर, उनका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपके हाथ में। आपको इंश्योर करना है कि दोनों मेंटेन हो रही हो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। सिंपल बात यह है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का एक कॉम्बिनेशन लेके चलना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। फिर हम आगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यार कोई भी कंपनी एक अकेला इंसान नहीं चला रहा होता, कोई भी घर एक अकेला इंसान नहीं चला रहा होता। इनफैक्ट आपकी लाइफ भी आप अकेले नहीं चला रहे, आपके आसपास बहुत लोग हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल वही है, यू हैव टू कीप योर एम्प्लॉयज हैप्पी, यू हैव टू कीप योर पीपल अराउंड यू हैप्पी, ताकि आपकी लाइफ स्मूथ जा सके। आपने देखा होगा एक कंपनी की सक्सेस उसके सिर्फ ओनर पे डिपेंड नहीं करती, उसके सब एम्प्लॉयज पे डिपेंड करती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका ओनर जानता है अपने एम्प्लॉयज को कैसे खुश रखना है, ताकि वो सब अलग अलग काम तो कर रहे हैं पर एक गोल की तरफ काम करें। क्योंकि वो गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे आदमी चाहिए। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान फोन भी करे, अकाउंट्स भी देखे, प्रोडक्ट बेच भी है, प्रोडक्ट बना भी दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फैक्ट्री अलग चलती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग चलता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल अलग है। हम कितनी ही ऑटोमेशन में आ जाए, मैनेजिंग पीपल विल रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन एनी बिजनेस। ये समझ के चलो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज कर रहा हूं। मैनेजिंग पीपल बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट टास्क कुछ बना ही नहीं अभी तक। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है हमारा लास्ट पॉइंट। ये सिंपल ये कह रहा है कि यार एट द एंड जो हम काम कर रहे हैं या जिन लोगों से हम अपना काम निकलवा रहे हैं वो एट द एंड करवा तो ऑपरेशंस ही रहे हैं। ऑपरेशंस का मतलब ये है कि हम कुछ सामान लेके आ रहे हैं, उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वो वहीं नहीं खत्म हो गया, फिर उसको सेल करना है, सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है। वो सब पार्ट है ऑपरेशंस का। जब हमारे काम अच्छा होगा, हमारा काम लॉयल होगा, बिल्कुल लेजिट होगा, लोग हमारे खुश होंगे, तब हमारे ऑपरेशंस भी अपने आप ही अच्छे होने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है। और एट द एंड क्या निकल के आता है इन सब में से? एट द एंड ये निकल के आता है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बनाते हो। ये है वो प्रोडक्ट। आप एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बनाते हो और दुनिया उसको खरीदती है, समझती है हाँ यार मजा आ गया प्रोडक्ट खरीद के। इन सब मैनेजमेंट का रियल पर्पस एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है या एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, हो गया हमारी बात खत्म। लास्ट टॉपिक पे आज हम आ गए हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यार इनका 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ही ब्रॉड एरिया में डिवाइड कर रखे हैं। जल्दी समझेंगे, जल्दी इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक एक करके इन सबको समझते हैं। देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। हर किसी बिजनेस का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव, एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, वो है जो भी उसके पास रिसोर्सेस हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना। मतलब यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो भी एक रिसोर्स है। उनको आप मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, दैट इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर बिजनेस। और ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? 3 वजह से कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्वाइवल चाहिए। मतलब हमें चाहिए कि हम भाई मार्केट में इतना बड़ा कंपटीशन है, हम जब तक अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे, जब तक अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं मीट कर रहे होंगे, जब तक हम अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कौन करेगा? हमारी ग्रोथ तभी ही मानी जाएगी जब हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे, हम अपने कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। वही लिख रखा है। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। समझ आ गई बात? नेक्स्ट हम आ रहे हैं बहुत जल्दी। फिर अब हमारे 2 पॉइंट रह गए, वो है एक सोशल और एक है पर्सनल। देखो यार, सोशल का मतलब ये है, इट मींस कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये है, हम बिजनेस करने बने तो हैं पर सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं, हमें एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना है। अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना है, एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करनी है। आपने देखा होगा टाटास, रिलायंस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां एक सोशल इनिशिएटिव लेती हैं, किसी पुअर सोसाइटी को केटर करती हैं। इनको बोलते हैं CSR,
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रॉफिट्स का इतना बड़ा मार्जिन सिर्फ पुअर लोगों में बांट देती है, या उनके लिए कुछ नया प्रोडक्ट्स लेके आती है, या उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहती है, सोशल वर्क बोलते हैं जिसको, वो करती रहती है। तो वो यही है, वो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वो उनका एक सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहा है। मैनेजमेंट का एक पर्पस यही भी है कि एक सोशल ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो रहा है। फिर हम बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल मींस, यहां पे पर्सनल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को खुश रखना है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज एक इंडिविजुअल भी हैं, वो एज अ होल एक ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव तो कर रहे हैं, पर उनका एक पर्सनल लाइफ भी तो है यार। बोलते हैं ना, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के रखो। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव वही है। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि सैलरी के साथ साथ, कि अगर मैं, ऑर्गेनाइजेशन है मेरी रिलायंस और मैं काम कर रहा हूँ टाटा में या टाटा स्काई में काम कर रहा हूँ, तो यार मैं वहाँ इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सैलरी वहाँ पे बेटर है। सैलरी बेटर इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिल रही है, पर्क्स मिल रहे हैं, तभी मैं खुश हूँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। यही पता लगेगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ उसके मेरे को इससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो मैं एकदम ऑर्गेनाइजेशन से स्विच मार दूंगा। स्विच का मतलब वहां से हट जाऊंगा, जॉब छोड़ के किसी और जगह जॉब ले लूंगा। तो दे लुक फॉर कॉम्पिटिटिव सैलरीज सच एज पर्क्स एंड सोशल नीड्स सच एज पीयर रिकग्निशन। वो चाहते हैं यार उनकी सोसाइटी में कदर भी हो, हमारे पीयर्स, हमारे जितने भी कलीग्स हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करें। ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। एंड हायर लेवल नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि वो एक जगह स्टिल रहे, वो चाहता है वो ग्रो करे, उसका माइंड डेवलप हो और वो ग्रो करता रहे, उसका एनहांसमेंट होता रहे, उसका स्किल डेवलपमेंट होता रहे। बहुत सारी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवाती हैं ताकि वो अच्छे स्किल एक्वायर करें और वो एक सेटिस्फैक्शन को मीट कर पाएं, ताकि वो उनकी कंपनी जो करवा रही है ये सब, वो उनके साथ हमेशा जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो कंपनी का भी फायदा है, एम्प्लॉयज का भी फायदा है। यही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मेन पार्ट था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप आपको बहुत अच्छा लगा हो ये सेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना। कमेंट में ये जरूर बताना मुझे कि मैं इस पूरे टीचिंग स्टाइल को और बेटर कैसे कर सकता हूं। आई होप यू एंजॉयड दिस होल सेशन। जाके पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लेके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हैव अ ग्रेट वन। बाय बाय।